अच्छा, कल आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी को आप लोग देख के एनर्जी क्वांटाइजेशन सारी लिखी है हमने। एनर्जी क्वांटाइजेशन हमारा नेक्स्ट टास्क है, तो एनर्जी क्वांटाइजेशन से बात शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में when electron is revolving around the nucleus, pure single proton and that electron is bonded to that proton, it is revolving around the nucleus, so it has kinetic energy. ये मोशन की वजह से kinetic energy रख रहा है और it has potential energy as well. Why? Because it is in the electric field of the nucleus. ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अच्छा, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं? करते हैं ना। That's why हम यहाँ पे कूलम अप्लाई करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहे हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज? क्योंकि मैंने इधर यूज करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पोटेंशियल का फार्मूला पता हो। नहीं पता तो फिर मैं सिखाऊंगा। KQ बाय R भी आ रहा है और R स्क्वायर भी आ रहा है। अच्छा, इसका मैं आपको एक ऐसा टेक्निक सिखाता हूँ कि आपको ये फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे। 16 फार्मूलाज हैं जो आपको सिर्फ एक फार्मूले से याद हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक देम। अच्छा, आप लोग ऐसा करेंगे, आप लोग मुझे कूलम फोर्स का फार्मूला, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो कूलम फोर्स है, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। होता है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हमने दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम ली है, तो इट इज KE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स इज अ फोर्स का साइन पॉजिटिव हो तो वो रिपल्सिव फोर्स को शो करता है। फोर्स का साइन अगर नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव फोर्स को शो करता है। तो कूलम फोर्स ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव है, लाइक चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है। लेकिन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, इसलिए उस नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब जिसको फोर्स का फार्मूला पता है, उसको फील्ड भी पता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, उसको पोटेंशियल भी पता है, उसको ये तीनों फार्मूले पता होंगे। मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका सिखाता हूँ, फिर मैं आपको दरमियान में जो रास्ते हैं कि कौन से फार्मूले में से कौन सा फार्मूला किस फार्मूले के तहत निकल जाए वो भी क्लियर कर दूँ। अब देखो, इसमें से अगर आप एक ई हटा दो, मैं बेहतर ये होगा कि जनरलाइज फॉर्म लिख दूँ, तो आप लोग जनरलाइज फॉर्म याद करें, उसको कहीं पे भी स्पेशल बनाना आसान है। F is equal to K Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। ये रखते हैं। अब लेक्चर के बाद मुझे दे देना, घर नहीं ले जाना, ठीक है। अब इसमें से अगर आप एक R निकाल लें तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। U is equal to K Q1 Q2 by R, ठीक होगी बात? देखो, सिर्फ पोटेंशियल और फोर्स में फर्क किस चीज का? पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में एक R का फर्क है। इसमें से Q2 निकाल दो तो क्या बन जाएगा? फील्ड K Q1 by R स्क्वायर, तो ये फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें से एक R निकाल दो तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल, तो K Q by R। सब स्ट्रिप्स को अगर आप दोबारा रीडिफाइन करें तो K Q Q नॉट, K Q Q नॉट और K Q by R स्क्वायर। तो आप देखें ना, फार्मूले एक ही फार्मूले से ये सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। और आप कंफ्यूज किस में होते हैं कि इन फार्मूलों की शेप बिल्कुल एक ही जैसी है, तो कहीं पे आपको ये समझ नहीं आता कि Q नॉट कब हटाना है, कहीं पे ये समझ नहीं आता कि R कब हटाना है। इसीलिए जब मैंने अभी आपसे पूछा कि पोटेंशियल का क्या फार्मूला है, तो किसी ने कहा K Q by R और किसी ने कहा K Q by R स्क्वायर। तो याद रखो, फील्ड और फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, इनमें स्क्वायर आता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इनवर्सली वेरी करते हैं R के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ R के साथ वेरी करते हैं। तो इन सब फार्मूलों को अगर आप देखें तो ये इंटर रिलेटेड है। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। चार फार्मूले समझ आए?
डेवलपमेंट समझ आई है? मैं मिटा दूं खुद कर लेंगे? गुड। तो फिर ऐसा करते हैं कि इनके दरमियान 4 फार्मूले और लेके आते हैं। हम यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं अगर हमारे पास दरमियान में ये वाला फार्मूला हो? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब देखो फोर्स को चार्ज पे डिवाइड करो तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कट जाए तो ये आता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और से देख लो, इसको डिवाइड करो Q नॉट पे, U की इक्वेशन को Q नॉट पे डिवाइड करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो नीचे जाते हुए आपने डिवीजन की और आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले भी मिल गए साथ साथ। हालांकि ये चैप्टर 11 का काम है, लेकिन हमें एक फार्मूला पता हो हम सारे डिराइव कर सकते हैं। अब बताओ फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी में जाने के लिए U को किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये पोटेंशियल फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूं तो U मिल जाएगा R से। तो F into R becomes U, क्योंकि देखो ये वाला R और ये वाला R कट जाएंगे, स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा? सिंपली R बच जाएगा। अच्छा इसी तरह बताओ V किसके बराबर होगा? E into R के बराबर होगा। और इफ यू रिमेंबर ये डेफिनेशन आपके पास थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V is equal to ED, चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने पढ़ी थी। तो ये 8 इक्वेशंस तो आपके भी खत्म हो गई, याद रहेंगी इंशाल्लाह। इसको सिर्फ 1-2 दफा बैठ के प्रैक्टिस कर लो, ये आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। आपका होम असाइनमेंट क्या है? कोशिश करते हैं अभी कर लें। GMEM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दोनों की फॉर्म सेम है ना? आगे ही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? GMEM1। वेरी गुड। अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? सिंबल क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल क्या है? स्मॉल g। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी है। समझ आई कि नहीं? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। जिस तरह ये है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा इधर बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या फॉर्मूला? वेरी गुड, GME/R। क्लियर हो गया? अच्छा तो 4 फार्मूले ये वाले हैं जो कि रेड ब्रैकेट रेड स्क्वायर्स में 4 दरमियान में कितने होंगे? 8। 4 ये वाले हैं, इसके दरमियान वाले फार्मूले बना लोगे? यस सर। ये आपका होमवर्क हो गया। ये 16 फार्मूलाज हैं जो कि एक ही फार्मूले से आपको याद हो सकते। क्लियर हो गया? ओके अब आ जाते हैं जनाब, दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला है पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल के लिए। ओके लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक। उसका और इसका रिलेशन निकालें। ये पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल में ये एक चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो V इज इक्वल टू K, इसकी जो पोटेंशियल है वो KE/R हो जाएगी। KQ/R की बजाय मैंने KE/R लिख दिया, ठीक है? ओके अब हम रेडी हैं। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। मुझे अगर पोटेंशियल और काइनेटिक पता हो तो मैं बता सकता हूँ टोटल एनर्जी दोनों फाइंड करके। पोटेंशियल पहले फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये देखो U इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट। समझ आई नहीं आई? पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला भी और ये। जब चार्जेस और डिस्टेंस गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर पोटेंशियल और टेस्ट चार्ज गिवन हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू no that other formula Q नॉट into V, क्योंकि पोटेंशियल तो मुझे पता है ना। अच्छा चार्ज कौन सा है? Q नॉट E के बराबर है और V इज KE/R। तो V राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E, लेकिन ये तो नेगेटिव है, ठीक है? और KE/R रिजल्ट क्या आएगा? माइनस KE² R, ठीक है? माइनस KE²/R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n लगा दें। nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
इस फॉर्मूले के तहत आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इक्वेशन पे वर्क करें तो इसमें ये भी कांस्टेंट सिर्फ एक ही वेरिएबल है और आर एन की वैल्यू हमें पता है ना किसी भी शेल के लिए क्या है आर नॉट एन स्क्वायर। पहली शेल हो तो 0.53, दूसरी शेल हो तो 2.12, तीसरी शेल हो तो 4.77, चौथी शेल हो तो 8.48। ठीक है, ओके गुड। मुझे चाहिए अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvn स्क्वायर। एग्री करते हो? वो जो 4 पोस्टुलेट्स मैंने कल लिखवाए थे, दूसरे पोस्टुलेट में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल तैयार है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन सी फोर्स अदा कर रही है? समझ आई कि नहीं आई? देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी नजर आती है, आती है नहीं? ये कैंसिल होता है तो इधर भी 2 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दो, क्या रिजल्ट आएगा? हाफ mvn स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ke स्क्वायर बाय r। तो ये हाफ mvn स्क्वायर एंड देन ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ ke स्क्वायर बाय rn। अब इधर भी n लिख दो। इज इट क्लियर? मुश्किल तो नहीं है? ओके, ये आपके पास इक्वेशन 3। मुझे चाहिए टोटल एनर्जी। फाइंड कर सकते हैं आप? पुट द वैल्यूज फ्रॉम 3 and 2 in 1। वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय rn। ठीक हो गया? प्लस माइनस ke स्क्वायर बाय rn। प्लस माइनस तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ke स्क्वायर ओवर rn। अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस हाफ ke स्क्वायर ओवर rn। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में। The total energy is negative means that electron is bounded to the nucleus। उसको आजाद करने के लिए कुछ फोर्स देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव फोर्स को भी शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इट इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अच्छा, अगर मैं R नॉट की वैल्यू पुट करूं तो R नॉट की वैल्यू बताइएगा। R नॉट की क्या वैल्यू है? R नॉट n स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखो, वो पुट करना है। R नॉट n स्क्वायर। बताओ ke स्क्वायर बाय r नॉट ये कांस्टेंट है या नहीं? 1/2 कांस्टेंट है या नहीं? इन सारे कांस्टेंट्स की डायमेंशन क्या होगी? अगर मैं पूछूं कि हाफ ke स्क्वायर बाय r नॉट की डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी वाली डायमेंशंस होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास En इज इक्वल टू माइनस E नॉट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें ना, इस इक्वेशन को देखते हुए बताएं कि एनर्जी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज। बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट रिलेशन। ये ही नेगेटिव साइन है यहाँ। इस नेगेटिव साइन की वजह से अगर आप ऊपर जाते हो और एनर्जी -13.6 से -3.4 होती है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई है। ऊपर हायर एनर्जी लेवल होता है लोअर हायर। तो जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा एनर्जी इंक्रीज होगी। यह इक्वेशन जरा सी डिसेप्टिव थी, नेगेटिव साइन को इंटरप्रेट किया करें। ओके, अब ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 4। E नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 ली जाए तो बताइए कि E1 क्या होगा? -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्री करते हैं? पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, हर एटम में नहीं। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी।
अब बताओ इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए मैंने कहा था कि ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये माइनस 13.6 है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैद हुआ है बाउंड स्टेट में, और अगर ये प्लस 13.6 दे दिया जाए तो फिर वो फ्री स्टेट में जाएगा। अगर प्लस 13.6 से ज्यादा दे दूं तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एनर्जी? 13.6 तो उसको फ्री करने के लिए यूज हुआ है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी तो जीरो होगी, तो बाकी एनर्जी इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक कैदी जेल से निकले, आप उसको पैसे देते हैं किसी कैदी को कि 10,000 रुपए रखो जेल से निकलने के लिए, वो रिश्वत दे देता है वहां पे पुलिस वाले को कि यार मुझे आजाद कर दो। पुलिस वाला कहेगा 10 के 10 मुझे दे दो वरना मैं नहीं छोड़ता। अगर पुलिस वाला 10,000 ले ले उससे तो बाहर निकले तो उसके पास कोई पैसे होंगे मूवमेंट के लिए? नहीं। अगर पुलिस वाला 8,000 ले ले और 2,000 छोड़ दे तो बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। वो निकलेगा कहेगा मेरी बड़ी ज्यादा पहचान है, बड़े अरसे से मैं जेल में हूँ, तो वो 2,000 रुपए लेके कहीं जाएगा, घूमेगा फिरेगा, टैक्सी कराएगा, कपड़े वपड़े थोड़े बहुत खरीद लेगा और कुछ खा लेगा। ठीक है, आज दो कि यहाँ पे सारे अमीर लोग बैठे हैं मुझे हैरानी से देख रहे हैं कि 2,000 रुपए में क्या कुछ हो रहा है। हम जैसे गरीब लोग गुजारा कर लेते हैं, आप लोगों का नहीं होता। अच्छा, n equal to 2, इधर देखो, minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर gives you minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, n equal to 3 gives you E3 which is minus 13.6 electron volt over 3 square gives you minus 1.51 electron volt. n equal to 4 E4 minus 13.6 electron volt over minus 0.85 electron volt. ये चार एनर्जीज याद रखनी है। बोलो पहली एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6। दूसरी एनर्जी कितनी है? चौथी एनर्जी, तीसरी एनर्जी माइनस 1.51, चौथी एनर्जी 85। अब आपने ये चार एनर्जीज याद करके जानी है। ये चारों एनर्जीज जो हैं एज एन एमसीक्यू आपसे पूछी जा सकती हैं। दो किस्म के एमसीक्यूज के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। वो दो किस्म के एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या होगी? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एनर्जी लेवल? minus 3.4. This is important point. अच्छा, फिर आपको कहता है इलेक्ट्रॉन is in the second energy level. How much energy is needed to ionize it? Plus 3.4. तो ये minus plus भी एक ही MCQ बना देता है. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, En is equal to KEn plus PEn. इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वक्त पॉसिबल है जब मैं आपको कोई भी दो वैल्यूज बता के तीसरी वैल्यू पूछ लूं। इज इट लाइक दिस? इक्वेशन का सॉल्यूशन उसी वक्त पॉसिबल है जब मैं आपको दो वैल्यूज बताऊं और तीसरी वैल्यू पूछ लूं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जिसमें मैं एक वैल्यू बताऊंगा और बाकी दो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कौन से शेल में बैठा हुआ है? सेकंड शेल में। तो फिर ये बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी और पोटेंशियल कितनी है? व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल? माइनस 3.4 काइनेटिक और अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, जरा सोचो। नो सर फिर कैसे करते हो? सोचिए। 3.4 दोनों वैल्यूज निकाल लें। How potential can be zero if it is inside minus 6.8 the nucleus? Inside that minus 6.8 minus 6.8 and kinetic is 3.4. ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को समझ आई है ये क्यों दोनों आंसर दे पाए? देखो इधर, आप जिस चीज पे गौर नहीं करते ना वही आपको मनवाती है। सिमिलैरिटी देखो, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन माइनस के ई स्क्वायर बाय आर है। ये इक्वेशंस याद नहीं होती लेकिन अब आपको याद होंगी इंशाल्लाह। माइनस के ई स्क्वायर बाय काइनेटिक को देखो प्लस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर है। फिर टोटल को देखो माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर है, माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर है। तीनों में कॉमन क्या है? के ई
स्क्वायर बाय आर एन का फैक्टर सब में कॉमन है। तो अब अगर आप इन तमाम इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें ना तो आपको समझ आएगा कि इनका रिदम क्या है। Here is the rhythm. Here is the potential energy. PEN is equal to minus KE square over RN. Kinetic energy is equal to plus half KE square by RN. Total energy is minus half KE square by RN. अब तीनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो देखिए आपको क्लियरली नजर आ रहा है साइन और हाफ का फर्क है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे 1 है -1, यहाँ पे +1/2, यहाँ पे -1/2। अच्छा, इन दोनों में किस चीज का फर्क है? साइन। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना इसका भी होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये रही टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी -3.4 है तो काइनेटिक कितनी होगी? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और देखो ये हाफ है और ये 1 है, इसका मतलब दिस वैल्यू इज डबल ऑफ दिस वैल्यू। तो रिजल्ट क्या आएगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये आ रहा रिजल्ट की नहीं? समझ आई सबको? या दोबारा रिपीट करूं? क्लियर है? देखिए दोबारा, अगर आपको कहा जाता है कि टोटल एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ काइनेटिक कितनी होगी? +10। पोटेंशियल कितनी होगी? -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन तो ये खत्म कर दिया मैंने, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? रेशियो 1। लेट्स सी हाउ। पोटेंशियल कितना है? KE square by RN। सिर्फ मैं रेशियो फाइंड करने के लिए नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर, इट इज हाफ KE square by RN। ये RN के साथ ये KE square के साथ ये 1/2 पर जाके पोटेंशियल टू काइनेटिक की रेशियो आपके पास क्या आ गई? 2:1। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने किया इलेक्ट्रॉन के लिए इन हाइड्रोजन एटम। PE by KE is equal to 2:1 for every uniform circular motion। हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए for every uniform circular motion the ratio of potential to kinetic energy is 2:1। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मौजूद है। अच्छा जी, अब आप लोगों को क्लियर हो गई चीजें? काइनेटिक का कांसेप्ट, पोटेंशियल का कांसेप्ट, टोटल का कांसेप्ट, सब क्लियर है? अच्छा, अब ये देखें फ्रेंड, बताएं जितना हायर एनर्जी लेवल में जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, उसमें नेगेटिव साइन नहीं है। काइनेटिक डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। एंड द टोटल एनर्जी रिमेंस नो, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। समझ आए? नेगेटिव साइन वहाँ पे है। जितना आप ऊपर जा रहे हैं टोटल एनर्जी तो नेगेटिव है, जितना आप ऊपर जाते चले जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है। मैं आप लोगों से ये सारी गलतियाँ इसलिए करवाता हूँ कि गलती के बाद आपको याद रहे, वरना आप लोग एक ला को दूसरी जगह पर, दूसरे ला को तीसरी जगह पर ऐसे ही जोड़ते रहेंगे। Is it clear till now? Okay. क्वांटाइजेशन ऑफ वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने रेडियस को क्वांटाइज कर लिया है और एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल सब क्वांटाइज हो चुके हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने सेल फोन जो है ना वो एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं। ये रेजोनेंस की वजह से जो है ना कंटिन्यूसली इफेक्ट हो रहा है। तो अपने सेल फोन्स को एयरप्लेन मोड में रखें ताकि आपके सिग्नल्स यहाँ पे ना आए, ठीक है। स्पेशली आप लोग मेरे को करीब में अपने सेल फोन्स को ज़रा स्विच करें। अच्छा देखें, रेडियस क्वांटाइज है, काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज है, पोटेंशियल एनर्जी क्वांटाइज है। जब काइनेटिक क्वांटाइज है तो काइनेटिक इज हाफ mv²। काइनेटिक उसी वक्त क्वांटाइज हो सकती है जब वेलोसिटी क्वांटाइज हो।
तो वेलोसिटी क्वांटाइजेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा mv/rn is equal to nh/2 pi एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट का। यहाँ से जरा वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो vn is equal to nh divided by 2 pi mrn। ठीक है, बताएं वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है ना। तो जितना हम हायर शेल में जाएंगे वेलोसिटी तो फिर तो पिछली बार गलत होगी, काइनेटिक एनर्जी तो पहले डिक्रीज हो रही थी। जितना आप हायर शेल में जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। वेलोसिटी n पे डिपेंड करती है, लेकिन r को भी तो देखो ना। r की क्या वैल्यू है? n is equal to nh divided by 2 pi। वैल्यू क्या है? r naught n square। अब बताओ क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा। vn is equal to h divided by 2 pi m naught r naught into 1 over n। और गौर से देखो ये सारे कांस्टेंट हैं। vn is equal to वेरी गुड v naught by n। तो वेलोसिटी क्वांटाइज्ड है। अब मुझे एक तो ये रिलेशन याद रहेगा इंशाल्लाह, और दूसरा मुझे ये भी पता चल गया कि जितना हायर एनर्जी लेवल में जा रहा हूँ उतनी वेलोसिटी कम हो रही है। और तीसरा v naught की क्या वैल्यू है? v naught मैंने यूं याद रखा है, इट इज 2100 किलोमीटर पर सेकंड। v naught इज सच अ हाई वैल्यू के इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 2100 किलोमीटर कवर कर लेता है। 2100 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ मूव करें तो आप एक सेकंड में कराची जाके वापस भी आ जाएंगे। पेशावर से कराची जाना और वापस आना इज ऑलमोस्ट 2100 किलोमीटर। इट इज सच अ हाई स्पीड, इतनी हाई स्पीड है। अब इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें तो v naught is equal to 2.1 into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब देखो vn is equal to 2.1 into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय n। तो अब मुझे बताएं अगर n की वैल्यू 1 हो तो v1 क्या होगा? तो आपको पहले शेल की वेलोसिटी मिल गई। n की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा? 2 को डिवाइड कर दो ना। 2.1 को छोड़ो, बस 1 को हटा दो, बस 10 to power 6। 3 हो तो 2 divided by 3 into 10 to power 0.66। समझ आ गई? इस तरह आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांटाइजेशंस में ये चंद इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशंस हैं, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, जिनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से दैट वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड तो मोमेंटम का मसला हल हो गया या नहीं? लीनियर मोमेंटम आप लोग खुद कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो हम सिर्फ इक्वेशन लिख देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p is equal to mvn। pn is equal to mvn। so pn is equal to mv naught over n। mv naught is p naught by n। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसको इस हद से आगे मत लेके जाए, ठीक है? ये यहीं तक काफी है, इससे आगे नहीं बढ़ाना, ना ही इसकी वैल्यूज याद करनी है, बस सिर्फ v naught। और v naught जब आपको पता है तो m तो आपको पता है ना, तो आप लोग किसी भी टाइम पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख दूं सिर्फ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी? is equal to r ओमेगा। तो ये भी खत्म हो गया। देखें, अच्छा, v is equal to r ओमेगा, it means that omega is equal to v by r। तो omega n is equal to vn by rn। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनवर्स में भी तो ऑप्शन है। इनवर्स है तो फर्स्ट पावर के साथ या सेकंड पावर के साथ या थर्ड पावर के साथ। vn की क्या वैल्यू है? v naught by n। rn की क्या वैल्यू है? r naught n square। v naught by r naught, v naught by r naught, v by r ओमेगा है ना, vn by rn ओमेगा n है ना, तो फिर v naught by r naught n into n square। इसका मतलब ये इसके क्यूब के साथ इनवर्सली रिलेटेड। समझ आ गई? अच्छा, अगर ये पता चल जाता है, देयर इज नो डाउट कि हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता ना चले,
बताओ फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है? Omega is equal to 2 pi f. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी या सिंपली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा नॉट बाय एन क्यूब। अब ये जो ओमेगा एन है ये 2 पाई एफ एन के बराबर है। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एन क्यूब, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एन क्यूब। ओमेगा नॉट बाय 2 पाई को मैं समझ आ गई? चलो मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? T and Q. क्वांटाइजेशन ऑफ 1 over T and Q. टाइम पीरियड। Tn is equal to 1 over T and Q. वेरी गुड। मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली? Yes sir. देखो ये इनवर्स है ना, Yes sir. T नॉट एम क्यू। वरना चाहते तो मैं डेराइव कर दूं, कर दूं? No sir. फ्रीक्वेंसी का अगर इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। फ्रीक्वेंसी में एफ नॉट आएगा तो यहाँ पे टी नॉट। आप खुद इसमें वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आप देखो, अच्छा ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आखिरी 3 जो क्वांटाइजेशंस की हैं, इन 3 क्वांटाइजेशंस का एक रिजल्ट याद रखना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है? ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N Q. दैट्स इट। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते इसमें, और ना करने की जरूरत है। समझ आ गई बात? Yes sir. ओके, तो ये थी क्वांटाइजेशंस की कहानी। अब जरा एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा आप बोलेंगे, अच्छा मैं इधर से डायग्राम ड्रॉ करूं, आप जरा फिलिंग करें इसको। ग्राउंड स्टेट है E1 Minus 13.6. माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 Minus 3.4. माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 4.5. और E4। ठीक है, Yes sir. अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? चलो पहले एक्साइटेशन कर लेते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, the energy needed to excite the electron from ground state to any higher state is called, वो एनर्जी जो आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए देंगे उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ उस एनर्जी की अपर लिमिट क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी की अपर लिमिट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाउंड स्टेट एनर्जी। अगर आपने प्लस 13.6 दी तो ये तो निकल जाएगा, तो अपर लिमिट क्या हुई? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम, इसके बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे, ये अपर लिमिट है। इससे कम कोई भी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा? नो, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो इससे कम कौन कौन सी एनर्जी दें तो ये एक्साइट होगा? तो इससे कम जो भी एनर्जी हम देंगे दैट विल बी इक्वल टू E2 minus E1, नो जनरल फॉर्म लिखा करो, En minus EP। Yes sir. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें वैल्यू पुट करें तो बताओ, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में चला जाए, E21 कितना होगा? E2 minus, एग्री करते हो? Yes sir. अच्छा, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एग्री करेंगे? Yes sir. दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है तो ये है कितनी, ये भी चेक कर लेते हैं। E2 माइनस 3.4 माइनस E1 माइनस 13.6 माइनस माइनस 13.6 माइनस 3.4 बिकम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पहले दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप कितना है? इतनी एनर्जी आपने दे दी इलेक्ट्रॉन को तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन E2।
इस पे अब सवाल पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। What is the wavelength of photon to excite electron to first excited state from ground state? एनर्जी पता है हमें, अच्छा एनर्जी हमने ज़ुबानी याद कर ली है, कितनी है? 10.2। ये मैं बना देता हूँ कि ये हमारा एक पॉसिबल एमसीक्यू है, ये हमसे पूछा जा सकता है। आप याद करके जाएं ताकि वहाँ पे ना कैलकुलेट करना पड़े। अच्छा, अब मुझे वो वेवलेंथ भी बतानी है जिस वेवलेंथ से ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। वेरी गुड। h डिवाइडेड बाय ओके, E इज इक्वल टू 10.2 hf hc बाय, एग्री करते हो? लैम्डा इज इक्वल टू E। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, E की वैल्यू बताओ 10.2। जब आप ये पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर गलत आएगा। ये दूसरी दफा है कि आप सेम मिस्टेक कर रहे हैं? नहीं, आप लोगों ने नहीं की हुई है मिस्टेक। क्या गलती हुई है यहाँ पे? क्या गलती हुई है? आप लोगों से ये गलती हुई है, बताता हूँ, इधर देखो। लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E। E जब आप पुट करते हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब एनर्जी जूल्स में हो। तो आपने यहाँ पे ये गलती की, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट नहीं किया, यूनिट्स का भी ख्याल करते हैं। तो 10.2 को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले जाना चाहते हैं जूल में, इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है? 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Joule into coulomb, joule into watt becomes no, it is coulomb. E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and coulomb into watt becomes joule. समझ आई? साबित करूं coulomb into watt joule के बराबर है? साबित करूं? साबित किया हुआ है। ये क्या है? ये फार्मूला कहता है U is equal to Q naught into no, ये फार्मूला कहता है कि जूल चाहिए ना हमें, हाँ, तो U is equal to V into Q naught। तो U किस में मेजर होता है? जूल में। V किस में मेजर होता है? वोल्ट में। Q किस में मेजर होता है? तो कूलम into वोल्ट becomes जूल। ठीक है ना? ओके, तो अब आपको याद रहेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब एनर्जी किस में हो? तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी तो आपने उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तब आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी। क्लियर? ओके, अगर ये ट्रू है, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है, तो फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी में नेक्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो हो गई ना, बताओ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? नो, फार्मूला पहले बताओ ताकि मैं वो गलती ठीक करूं जो आप लोग कर रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी E2 minus E1 है, या फिर आप कहेंगे E3 minus E2 है। Which one? E3 minus E2 is completely wrong. देखो, एक्साइटेशन एनर्जी क्या डेफिनेशन है? To excite the electron from ground state. तो इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली यहाँ पे होगा, तो फिर ये एनर्जी कितनी होगी? Which is equal to? Yes sir. 12.1. Very good. Clear? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी आपको अब पता है और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी भी पता है। ये वैल्यूज याद रहेंगी? Yes sir. ठीक है, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। Excitation potential is a potential required to excite the electron from ground state to excited state. कितनी पोटेंशियल सप्लाई करनी पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो बायस से जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो बेसिकली यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? 10.5 वोल्ट। जी किसने बोला? 10.2 वोल्ट। इसकी बात की समझ हम अभी पता लग जाएगा हमें ये क्यों इस तरह बता रहे हैं। इधर देखो, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं इसको चार्ज पे डिवाइड कर दूँ तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब मैं अगर याद करवाना चाहूँ तो याद करवाने के लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 10.2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन हटा दो उसमें से, समझ आई कि नहीं? Yes, sir. क्यों हटा दो? क्योंकि V इज इक्वल टू U बाई E। Yes, sir. अब U आपका किसके बराबर है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E। E और E कैंसिल, तो ये बच जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 volt. 12.1 Volt. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या है? वो जूल में मैयर होगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी? वोल्ट में मैयर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब तो आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी की समझ आ जाएगी। Yes, sir. अच्छा, एक और बात समझ आई है, एक्साइटेशन एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। Yes, sir. हर एनर्जी दे के आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते। ये वो वजह है कि जो एटम है वो कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और बाकी को जाने देता है, क्योंकि उन वेवलेंथ्स की एनर्जी किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर नहीं होगी, तो उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटम। सिंपली आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कीजिए। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? पहले से ही कितनी एनर्जी दूं तो ये जो ग्राउंड स्टेट में बैठा है इलेक्ट्रॉन 13.6 छोड़ के चला जाएगा? प्लस 13.6। तो उसको कह सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Yes, sir. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्री करते हैं? अब बताएं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर मैं ये पूछूंगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आप खाला के घर से लेके आए थे हाइड्रोजन एटम के लिए? हाइड्रोजन की सिर्फ एक ही आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें कहां से डाला है कि आपने मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी दे दी। आप लोग भी जज्बात में आ गए कि अच्छा इधर जो लिखा हुआ है बस उसको प्लस करो तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था जो वो इजेक्ट हो गया, तो उसमें तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको आप मजीद एनर्जी सप्लाई करके रिजेक्ट करें। समझ आई बात? ओके, इसी पे अगला क्वेश्चन सुनो। An electron in the second excited state of the atom is to be ionized. How much energy is to be supplied? बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन रिपीट करो। अच्छा, उर्दू में सुनो। एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी वाला फोटॉन भेजा जाए तो ये निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा एटम? प्लस दो राय आ रही हैं, या तो 3.4 या फिर 1.5। तो आप मेरे सवाल को नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, which means second excited state is third energy level। टेक्निकल लैंग्वेज को समझा करो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बेसिकली थर्ड एनर्जी लेवल है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी लेवल में है तो एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 1.5। समझ आई कि नहीं? दैट्स इट फॉर टुडे।